हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा यहाँ पर नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। नेशनल अफेयर्स में सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। तो 6th एडिशन जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगा 2020 में कोविड-19 के चलते। इससे पहले जो 5th एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था वो कलकत्ता में ऑर्गेनाइज हुआ था 2019 में, और 2020 का ये जो एडिशन है ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे IISF अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में अगर बात करें तो ये एक फेस्टिवल है। इट इज़ अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स of India's scientific and technical advancement with students, innovator, craftsmen, farmers, scientists and technocrats from India and abroad। अर्थात ये भारत और विदेशों के जो छात्र होते हैं, जो नवोन्मेषक होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, किसानों, वैज्ञानिकों और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके साथ में भारत की जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है उसकी उपलब्धि का जश्न मनाने का एक महोत्सव है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इसके ऑर्गेनाइजर्स पता होने चाहिए कि इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन एसोसिएशन विथ विजाना भारती अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो विजनाना भारती के साथ सहयोग करके हर साल IISF का आयोजन करता है। यहाँ पर आपको विजना भारती, जिसे विभा भी कहा जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर के कुछ जो एमिनेंट साइंटिस्ट थे उनके द्वारा अंडर गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर KI वसु स्टार्ट किया गया था। ये जो मूवमेंट है इसने ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ लिया और उसके बाद में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया विथ नेशनल प्रेजेंस। 1991 में ये डिसाइड किया गया था कि स्वदेशी साइंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा इंडिया लेवल पे, और इसका जो नाम है वो रखा गया विजाना भारती अर्थात विभा। इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट यंग साइंटिस्ट टुवर्ड ग्रेट क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये जो फेस्टिवल है इसे 2015 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2015 में इसे शुरू किया गया था, और इसे प्रदर्शित किया गया था कि कैसे विज्ञान जो है वो बहुत कम समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकता है। इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है दैट हाउ साइंस कुड लीड इंडिया टुवर्ड अ डेवलप्ड नेशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर हम इसके एम अर्थात इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है टू एनकरेज द पब्लिक विथ साइंस and celebrate the joy of science and show the way how science and technology, engineering and mathematics अर्थात STEM provide solution to improve people's life। अर्थात इसका ये उद्देश्य है कि विज्ञान के साथ में जनता को जोड़ा जाए और विज्ञान जो है उसके बढ़ने का जश्न मनाने के जो तरीके हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जो है उसको लोगों के जीवन का बेहतर समाधान बनाने के लिए प्रदान किया जाए। तो अगर हम यहाँ पर IISF 2020 की बात करें तो CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद जो है वो अन्य संबंधित मंत्रालय और विभाग जो हैं, अदर कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो हैं, उनके सहयोग से IISF 2020 का प्रसार करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला न्यूज आर्टिकल है इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इन इंडिया। तो न्यूज है रिलेटेड टू नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इन इंडिया। सबसे पहले हम इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क का मतलब समझेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है
तो अभी के समय में हम जो दुनिया का मार्केट है उसमें कुछ टॉप डिवाइसेस देखते हैं, जैसे कि स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट फायर अलार्म, स्मार्ट बाइसिकल, इसके साथ ही फिटनेस ट्रैकर, मेडिकल सेंसर्स की जो डिवाइसेस होती है, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं। तो ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल है। जैसे आप होम स्पीकर देखते हैं, एलेक्सा, गूगल होम, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल है। तो इस तरीके की जो डिवाइस होती है इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर हम नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में समझे, तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग एक नया टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग कनेक्टिविटी जो है उसके भविष्य को विस्तार देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके जरिए क्या होता है कि कम बिजली की खपत के साथ में दो मशीनें जो हैं उनके बीच में संचार के लिए बेहतर और एक डीप नेटवर्क कवरेज जो है वो मुहैया कराया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क जो है उसमें एक तो कम बिजली का उपयोग होता है और इसके अलावा ये जो डिवाइसेस के बीच की कनेक्टिविटी होती है ये बेहतर होती है और ये अधिक गहरा नेटवर्क कवरेज मुहैया कराती है। तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इट इज अ लो पावर वाइड एरिया टेक्नोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड टू इनेबल वाइड रेंज ऑफ न्यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। ये मेनली इंप्रूव करता है पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी एंड सिस्टम कैपेसिटी। अंडर दिस टेक्नोलॉजी बैटरी लाइफ ऑफ मोर देन 10 ईयर कैन बी अचीव्ड इन डिवाइसेस। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10 ईयर्स तक की बैटरी लाइफ डिवाइस अचीव कर सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज हाईली अफोर्डेबल टू कनेक्ट टू डिवाइसेस एंड अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। ये जो चैनल है और जो फिजिकल लेयर सिग्नल है इन द टेक्नोलॉजी दैट आर डिजाइंड to meet the requirement of extended coverage, especially in deep indoors and rural area. It is much simpler than that of GPRS and GSM technology. इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये भी नोट करना है कि जो नोकिया है उन्होंने रिसेंटली अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है ऑफ 5G NR इक्विपमेंट इन इंडिया। तो ये बताता है कि जो इंडिया है वो हर स्टेप ले रहा है इस क्षेत्र में ताकि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है कंट्री में वो इम्प्रूव हो सके और उसके संबंध में इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए जा सके। तो इसी के संबंध में हम वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इंडिया के बारे में अगर बात करें तो BSNL ने स्काइलो टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है उसके साथ में पार्टनरशिप अनाउंस की है। BSNL में भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क की घोषणा की है। इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया और इसकी घोषणा दुनिया का जो पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क होगा उसकी घोषणा भारत ने स्काइलो टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी के द्वारा की है। ये उपग्रह आधारित सकेंद्रित इंटरनेट ऑफ थिंग प्रौद्योगिकी जो है सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी है वो एक ब्रेक थ्रू होगा इस फील्ड में और इट विल ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन हेल्पिंग फार्मर फिशरमैन मीनिंग कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक एंटरप्राइज इन इंडिया। अर्थात ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा भारत में किसान, मछुआरे, अर्थ निर्माण और लॉजिस्टिक के जो एंटरप्राइज हैं उनकी मदद करेगा और डिजिटल इंडिया के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में ये इनिशिएटिव मदद करेगा। इसके साथ ही ये बोला जा रहा है विद दिस सॉल्यूशन इंडिया विल नाउ हैव एक्सेस to ubiquitous fabric of connectivity for million of yet unconnected machine sensors and industries एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। अर्थात इस समाधान के साथ में भारत में अब तक जो असंबद्ध मशीनें थी, अनकनेक्टेड मशीन्स थी, सेंसर्स थे और जो औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरण थे उनके लिए कनेक्टिविटी का सर्वव्यापी जो फैब्रिक है उस तक पहुंच होगी। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये एक नया मेड इन इंडिया सॉल्यूशन है जो कि स्वदेशी रूप से अर्थात इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है साइलो के द्वारा एंड इट विल कनेक्ट विद BSNL सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड पैन इंडिया कवरेज इंक्लूडिंग इंडियन सीज। अर्थात इसका जो कवरेज होगा वो पूरे पैन इंडिया में होगा, इंडिया के हर कोने तक होगा और कोई भी डार्क स्पॉट नहीं रहेगा। इसमें साथ ही इंडियन जो सीज हैं वो भी कवर्ड होंगे। और इसके साथ ही ये बोला जा रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट BSNL के द्वारा किया गया है ये किया गया है अंडर द विजन ऑफ BSNL टू लेवरेज टेक्नोलॉजी
टू प्रोवाइड इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस, अर्थात अभिनव और सस्ती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी लाभ उठाने के लिए बीएसएनएल का जो दृष्टिकोण है उसके तहत ये अनाउंस किया गया है। इसके अलावा ये जो नैरो बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये 5G नेटवर्क जो है उसको अत्यधिक समर्थन दे रहा है, उसको हाईली सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट इज वेरी टाइमली बिकॉज इट केम ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में हमने कल भी बात की थी, तो अभी इंडियन मोबाइल कांग्रेस जब चल रही है तो ऐसे समय में ये अनाउंसमेंट किया गया है जो कि काफी टाइमली है। इसके साथ ही ये बोला जा रहा है कि ये जो नई तकनीक है ये दूरसंचार विभाग और नीति आयोग की भारत के प्रमुख क्षेत्रों में जो स्वदेशी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी लाने की योजना है उसका समर्थन करती है और इस तकनीक का पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत में इस टेक्नोलॉजी का पहले से परीक्षण किया गया है, पहले से टेस्ट किया है, तो वो है भारतीय रेलवे अर्थात इंडियन रेलवे, मछली पकड़ने के जहाज फिशिंग वेसल्स एंड अनेबलिंग कनेक्टेड व्हीकल अक्रॉस इंडिया अर्थात पूरे भारत में जुड़े वाहनों को ये सक्षम करना इसमें शामिल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है पीएम वानी स्कीम से। तो पीएम वानी स्कीम क्या है और अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूनियन कैबिनेट जो है विच इज लेड बाय पीएम मोदी दैट हैज अप्रूव्ड the setting up of public Wi-Fi network across length and breadth of the country। अर्थात पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। और ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क की सर्विस की मंजूरी दी गई है दिस इज कॉल्ड पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अर्थात वानी स्कीम इसे नाम दिया गया है। अर्थात सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा जो है उसे पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या फिर वानी स्कीम कहा जाता है। ये जो स्कीम है ये सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर अर्थात ये पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर्स अर्थात पीडीओएस जो है ये प्रोवाइड करेगी, ये सेटअप करेगी एंड इट वुड प्रोवाइड वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिसेस अर्थात ये पब्लिक डाटा ऑफिसेस के माध्यम से वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इसमें क्या होगा कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट्स होंगे और पीडीओज होंगे अर्थात वाईफाई एग्रीगेटर्स होंगे और इसके अलावा ऑफिस होंगे, जिससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी दुकानें होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो एक तरीके से स्थान का काम करेंगे जो कि वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं एरिया में। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई भी लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। नो लाइसेंस फी विल बी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज अर्थात अगर किसी स्थान के द्वारा, किसी शॉप के द्वारा या और किसी स्पॉट के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उनसे किसी भी प्रकार की लाइसेंस फी नहीं ली जाएगी। अगर हम पीएम वानी के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बूस्ट होगा एंड it would be given to the entrepreneurs and employment opportunity in the country। इसके साथ ही ये जो मूव है it would also expedite the process of proliferation of broadband internet services through a public Wi-Fi network। इसके साथ ही हमारा डिजिटल इंडिया का जो विजन है उस दिशा में ये एक दूसरे स्टेप के रूप में कार्य करेगा। अब अगर हम यहाँ पर पीएम वानी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये किस तरीके से जो है स्थापित किया जाएगा, तो सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो है वो विभिन्न प्लेयर्स के द्वारा संचालित एक इकोसिस्टम होगा। इसमें बहुत सारे प्लेयर होंगे और उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले होगा पब्लिक डाटा ऑफिस अर्थात पीडीओ। ये जो यूनिट होगी इट वुड हेल्प इन स्टैब्लिशिंग operating the WANI compliant Wi-Fi access point and these would also deliver broadband services to subscriber अर्थात ये वो पॉइंट होंगे जो सब्सक्राइबर को ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सार्वजनिक डेटा कार्यालय जो है वो इकाई होगी जो वानी अनुरूप वाईफाई पहुंच बिंदुओं का संचालन करेंगे और स्थापना में मदद करेंगे। इसके बाद में होंगे पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर। तो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर जो हैं these would aggregate the PDOs and perform all the
द एक्शंस इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। तो ये जो पीडीओ है ये सारा डाटा एकत्रित करेंगे और प्राधिकरण और लेखा सहित जो भी कार्य है वो इन एग्रीगेटर्स के द्वारा पूरा किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। तो ऐप प्रोवाइडर होगा एक एप्लीकेशन होगी इसके तहत जिसमें यूजर्स जो है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा, और इसके साथ ही जब ये ऐप चालू होगा तो इस ऐप में आप जो वानी कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट है अपने आसपास के एरिया में, लोकल एरिया में, वो देख पाएंगे एंड इट वुड बी displayed within the application for accessing इंटरनेट सर्विस, अर्थात इंटरनेट सर्विस के लिए आसपास का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो भी उस ऐप में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। देयर वुड आल्सो बी अ सेंट्रल रजिस्ट्री मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर, पीडीओज एज वेल एज PDOs. This central registry will be maintained by CDOT or Central of Development for Telematics। अर्थात ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री होगी इसे टेलीमेट्रिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट CDOT के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। और अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 टू बी हेल्ड इन सिंगापुर इंस्टेड ऑफ स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग होती है वो अधिकतर स्विट्जरलैंड में होती है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि स्विट्जरलैंड के बाहर ये मीटिंग हो, लेकिन अभी कोविड के चलते ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 होगा ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम has decided to host its 2021 annual meeting in Singapore. अर्लियर ये शेड्यूल की गई थी स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्ने बर्जेनस्टॉक में होने के लिए और ये होनी है 13 से 16 मई 2021, लेकिन अब इसे सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एनुअल फोरम को सिंगापुर में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया है ये कोविड-19 की यूरोप में जो स्थिति है उसको देखते हुए लिया गया है। 1991 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी उसके बाद से ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि इसका जो एनुअल फोरम है वो स्विट्जरलैंड से बाहर हो रहा है। इससे पहले 2002 में एनुअल फोरम जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था और उस समय ये न्यूयॉर्क में इसलिए किया गया था टू शो सॉलिडेरिटी विद अमेरिकन पीपल इन द आफ्टरमैथ ऑन 9/11 जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में अमेरिका के जो लोग हैं उनके साथ में सॉलिडेरिटी शो करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो है वो न्यूयॉर्क में की गई थी 2002 में, लेकिन उसके बाद में अब ये दूसरी बार हो रहा है कि ये एनुअल मीटिंग जो है वो स्विट्जरलैंड के बाहर सिंगापुर में की जाएगी। ये जो एनुअल मीटिंग है ये यूजुअली दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, लेकिन कोविड के चलते पहले ये जो मीटिंग है इसे शिफ्ट किया गया था ल्यूसर्ने बर्जेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में अक्टूबर 2020 में, लेकिन अब जो वेन्यू है उसे वापस चेंज करके सिंगापुर कर दिया गया है और 2022 का जो एनुअल मीटिंग होगी वो पुनः दावोस स्विट्जरलैंड में की जाएगी। 2022 में स्विट्जरलैंड दावोस में पुनः इस मीटिंग को एनुअल मीटिंग को किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, इसका जो मोटो है वो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद में अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, और इसमें हम चर्चा करेंगे ज़ेना वोल्ड्रिज की। ज़ेना वोल्ड्रिज इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो इंग्लैंड से जो ज़ेना वोल्ड्रिज हैं, आपको याद रखना है कि ये इंग्लैंड से है। शी हैज बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन प्रेसिडेंट। ये वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन जो है उसकी 10th प्रेसिडेंट बनेगी सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फेडरेशन इन 1967, अर्थात 1967 में जब वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की स्थापना हुई थी उसके बाद से अब ये 10वीं प्रेसिडेंट बनेगी वहां की। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट होगी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की। इससे पहले वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जो फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी है वो है न्यूजीलैंड की सूजी सिमकॉक, अर्थात न्यूजीलैंड की सूजी सिमकॉक जो है वो इससे पहले यहाँ की महिला राष्ट्रपति रह चुकी है और अब ज़ेना वोल्ड्रिज जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी इस फेडरेशन की। इसके साथ ही ये अभी रिप्लेस करेगी आउटगोइंग प्रेसिडेंट जैक्स फॉन्टेन को।
अर्थात ये जैक्स फॉन्टेन की जगह लेगी। जैक्स फॉन्टेन जो है वो फ्रांस से हैं एंड शी प्रीवियसली सर्व्ड 6 ईयर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन स्क्वैश फेडरेशन बिटवीन 2013 टू 2019। 2013 से 2019 के बीच में जैना ने यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल तक अपनी सेवा दी है। इसके बाद में अगर हम वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में बात करें तो हमने अभी देखा कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेस्टिंग्स, यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद में अगला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार, और इसमें हम चर्चा करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन जो है उसके हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। ये जो स्कीम है इसमें जो सेल्फ रिलायंट वुमेन्स होती है, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, उन्हें टारगेट किया गया है और इस स्कीम के अंदर जो बैंक है वो 0.50% कंसेशन पे महिलाओं को लोन ऑफर करेगा। इसके साथ ही ये जो बैंक है वो गोल्ड लोन स्कीम के अंदर जो एग्री गोल्ड लोन्स होते हैं उसमें 0.25% का कंसेशन ऑफर करेगा और जो रिटेल लोन होते हैं इसमें 0.5% का कंसेशन ऑफर करेगा। ये जो आत्मनिर्भर स्कीम है दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर हेल्पिंग वुमेन टू बी सेल्फ रिलायंट, अर्थात महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो योजना है इसे लाया गया है। इसके अलावा ये जो योजना है ये बैंगलोर में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो राममूर्ति नगर शाखा है उसमें और इसके साथ ही साथ देश के 18 क्षेत्रों में आने वाली जो 18 शाखाएं हैं उसमें शुरू की गई है। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा अर्थात गुजरात में, और इसके अलावा इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया, और साथ ही इसके एमडी और सीईओ आपको पता होने चाहिए, तो इसके एमडी और सीईओ है राजीव चड्ढा। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार। खेल समाचार में हम चर्चा करेंगे पार्थिव पटेल की। पार्थिव पटेल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपना रिटायरमेंट अर्थात अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। पार्थिव पटेल के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये गुजरात से हैं और ये विकेट कीपर और बैट्समैन हैं। पार्थिव पटेल जो कि 35 वर्षीय हैं और लेफ्ट हैंडर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट जो था उसमें अपना डेब्यू 2002 में किया था। 2002 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी और इन्होंने अब तक 25 टेस्ट मैच खेले हैं, 38 ओडीआईज खेले हैं और साथ ही 2 T20s खेले हैं इंडिया के लिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने आखिरी बार जो इंडिया की जर्सी है वो 2018 में पहनी थी ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन जॉनसनबर्ग, और इसके साथ ही ये गुजरात के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है इन 194 फर्स्ट क्लास मैचेस। ही प्लेड 204 T20s matches for his state and various IPL franchisee and scored 4300 run at a strike rate of 123.84 with the help of 23 half centuries। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है ओलंपिक से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स की अगली न्यूज है आईओसी गिव्स ओलंपिक स्टेटस टू ब्रेक डांसिंग टू डेब्यू एट पेरिस इन 2024। अर्थात जो आईओसी है अर्थात जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इन्होंने ओलंपिक की जो नवीनतम प्रविष्टि है, जो न्यू एंट्री है, उसके रूप में ब्रेक डांसिंग को रजिस्टर किया है। जो ब्रेक डांसिंग है वो अब ओलंपिक में एक स्पोर्ट होगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो नए और युवा दर्शक हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें आकर्षित किया जा सके ओलंपिक्स में। जो ब्रेक डांसिंग है उसे ओलंपिक का जो इवेंट है उसमें ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। ब्रेक डांसिंग विल बी नोन एज ब्रेकिंग इन ओलंपिक्स इवेंट, और ये जो ब्रेकिंग है ये अपना ओलंपिक्स गेम में जो डेब्यू है वो करेगा 2024 में। 2024 में जो पेरिस में गेम्स होंगे ओलंपिक्स उसमें ब्रेकिंग जो है वो अपना डेब्यू करेगा। ब्रेकिंग की शुरुआत की जाएगी 2024 के समर ओलंपिक्स में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ओलंपिक से रिलेटेड अभी ये है कि 3 ऐसे नए स्पोर्ट्स हैं जिनका डेब्यू टोक्यो गेम्स 2021 में होगा। ये जो गेम्स हैं ये पहले 2020 समर ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन
कोविड के चलते अब ये 2021 में हो रहे हैं, तो जो टोक्यो गेम्स 2021 होंगे ओलंपिक्स के, उसमें 3 स्पोर्ट्स का डेब्यू होगा, 3 स्पोर्ट्स की शुरुआत होगी और वो होगा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये जो 3 गेम थे ये पहले ओलंपिक्स में नहीं थे, लेकिन अब 2021 टोक्यो गेम्स में इनका डेब्यू होगा और 2024 में ब्रेकिंग का डेब्यू होगा। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो कब किया गया था और किसके सम्मान में ये किया गया था। तो पहले होते थे प्राचीन ओलंपिक गेम, और ये जो प्राचीन ओलंपिक गेम होते थे ये 776 ईसा पूर्व जो है वो ग्रीक भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। पहला जो आधुनिक ओलंपिक का खेल है वो एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित किया गया था। ये जो खेल है ये ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे, इसलिए इसका जो नाम है वो ओलंपिक खेल पड़ा। इसके अलावा पियरे डी कुर्वतेन को आधुनिक ओलंपिक खेल जो है उनका जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में पियरे डी कुर्वतेन ने की थी और इसका जो मुख्यालय है वो लिजाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ओलंपिक खेल का मोटो है, इसके अलावा ओलंपिक का मोटो आपको पता होना चाहिए। तो ओलंपिक का जो मोटो है वो है सिटिस एल्टिस फोर्टिकुस। तो ये 3 लैटिन वर्ड है जो ओलंपिक का मोटो है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा जो ओलंपिक प्रतीक में 5 वलय होते हैं, 5 रंगों के 5 जो रिंग्स होती है वो 5 रंगों की होती है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल, हरा, पीला, काला और नीला रंग इसमें होता है। तो ये जो 5 रिंग है ये दुनिया के जो 5 महाद्वीप हैं उनको प्रतिबिंबित करती है, उनको दर्शाती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है उसको एक महाद्वीप माना जा रहा है। इसके अलावा जो ओलंपिक का ध्वज है वो सबसे पहले एटबर्ग बेल्जियम में 1920 के जो ओलंपिक खेल थे उसके दौरान फहराया गया था। और ओलंपिक का जो ध्वज है उसकी बनावट में एक सफेद पृष्ठभूमि पर ओलंपिक का जो ये प्रतीक है वो होता है। इसके साथ ही ओलंपिक का जो शपथ है वो भी पियरे डी कुर्वतेन जो है उनके द्वारा लिखा गया है, और एक एथलीट जो है वो उद्घाटन समारोह में सभी एथलीटों की ओर से शपथ को पढ़ता है। इसके अलावा ओलंपिक शपथ जो है वो पहली बार 1920 का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें एक बेल्जियम के तलवारबाज थे विक्टर बोई, उनके द्वारा पढ़ी गई थी। पहले जो उद्घाटन समारोह है वो लंदन में 1908 के ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होता है उसमें जो एथलीटों का नेतृत्व होता है वो हमेशा यूनानी टीम करती है, और इसके बाद में जो मेजबान देश होता है, जो होस्टिंग कंट्री होती है, उस कंट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसकी वर्णमाला के क्रमानुसार जो अन्य टीमें हैं वो चलती है, और उसके बाद में एंड में जो है वो होस्ट कंट्री अर्थात जो मेजबान देश होता है उसकी टीम होती है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओलंपिक के खेल हैं वो 1916 में, 1940 में और 1944 में 2 विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं किए गए थे, और पहली बार 1900 में पेरिस में जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे उसमें महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेने की शुरुआत की थी 1900 में। इसके बाद में हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे यूनिसेफ डे के बारे में। तो 11 दिसंबर को हर वर्ष यूनिसेफ डे मनाया जाता है, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है हर साल 11 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उनने 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो बच्चे तबाह हुए उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण अर्थात हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर को सुधार करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में यूनिसेफ का निर्माण किया था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में यूनिसेफ जो है उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में यूनिसेफ जो है उसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय
बाल आपातकालीन कोष से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था, अर्थात यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड से यूनिसेफ का जो नाम है वो बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसका जो पहले का एक्रोनिम था, पहले का संक्षिप्त नाम था यूनिसेफ, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ ही अगर यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, लेकिन 1953 में यूनिसेफ जो है वो यूएन का परमानेंट पार्ट बना था और तभी इसका जो नाम है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हुआ था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिसेफ जो है इट इज गाइडेड बाय कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। इसके साथ ही आपको यूनिसेफ के लिए ध्यान रखना है कि यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1965 में फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके साथ ही भारत में जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब हम चलते हैं स्टैटिक फैक्ट्स के तरफ। तो हमारे जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स और आज हम चर्चा करेंगे कुछ देशों के उपनाम अर्थात कंट्रीज के निकनेम के बारे में। तो सबसे पहले क्यूबा। क्यूबा को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया का चीनी का कटोरा। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है गोल्डन फ्लीस की भूमि, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। इसके अलावा इजिप्ट को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल अर्थात नील नदी का उपहार। फिनलैंड को बोला जाता है हजार झीलों की भूमि, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स बोला जाता है थाईलैंड को। सफेद हाथियों की भूमि बोला जाता है थाईलैंड को। नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि। और जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उभरते सूरज की भूमि। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन है नॉर्वे और लैंड ऑफ राइजिंग सन है जापान। इसके अलावा बेल्जियम को बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट बोला जाता है बेल्जियम को। और भूटान को बोला जाता है वज्र की भूमि, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसके बाद में साउथ कोरिया को बोला जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, क्योंकि मॉर्निंग में वहां का जो व्यू होता है उसके लिए साउथ कोरिया को शांत सुबह की भूमि, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया को बोला जाता है हर्मिट किंगडम। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, गोल्डन पैगोडा की भूमि बोला जाता है म्यांमार को। स्विट्जरलैंड को बोला जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप अर्थात यूरोप के खेल का मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। और साउथ अफ्रीका को बोला जाता है रेनबो नेशन, इंद्रधनुष राज्य बोला जाता है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन बोला जाता है वहां की डाइवर्सिटी को देखते हुए। ये एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वहां की डाइवर्सिटी को देखते हुए साउथ अफ्रीका को इंद्रधनुष राज्य बोला जाता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। भारत सरकार द्वारा भारत भर में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। पीएम कनेक्ट, पीएम वाईफाई, पीएम वानी या पीएम हॉटस्पॉट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पैब्लो सरना, जेना वॉल्ड्रिच, जैक्स फैंटेन या सारा फिट्जगेराल्ड। अगला है, यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली अक्रॉस द ग्लोब। यूनिसेफ दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? दिसंबर 9, दिसंबर 10, दिसंबर 11 या दिसंबर 8। इसके बाद है, विच एक्टिविटी इज द न्यूएस्ट टू बी officially declared as Olympic sport and is slated to debut in 2024 Paris Games। कौन सी गतिविधि को नवीनतम रूप से ओलंपिक खेल में घोषित किया गया है और 2024 के पेरिस खेलों में इस गतिविधि का पदार्पण किया जाएगा? ब्रेक डांसिंग, जुम्बा, बैले डांस या पोल डांस। नेक्स्ट है, विच बैंक has launched आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम एज पार्ट ऑफ इट्स गोल्ड लोन। किस बैंक ने अपने गोल्ड लोन के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है,
with whom BSNL has announced the world's first satellite-based narrow बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इन इंडिया। किसके साथ बीएसएनएल ने दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क की घोषणा की है? स्काइलो टेक्नोलॉजी, कोर वायरलेस ग्रुप, ब्रिजकॉम या कैपलर कम्युनिकेशन। अगला है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे या जापान। अगला है विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड वर्चुअली इन 2020? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के किस संस्करण को वर्चुअली 2020 में आयोजित किया जाएगा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर सेवेंथ। अगला क्वेश्चन है द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? 2021 विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक जो है वो किस देश में होने वाली है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिनलैंड। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।